सफेद बालों वाली बहू अनामिका उदास होकर ड्रेसिंग टेबल के पास खड़ी थी और एक के बाद एक अपने सफेद बालों को निकाल रही थी। इतने में गुस्से से सासू माँ शारदा अनामिका के पास आती है। अरे क्या बहू रानी, लाउड स्पीकर लेकर चिल्ला रही हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं दे रही है या फिर सफेद बालों के साथ साथ कान भी बहरा हो गया है? ऐसा होने से अच्छा ही होता सासू माँ, मुझे अपशब्द सुनना नहीं पड़ता। लोग मुझे सफेद बालों वाली आंटी कहकर बुलाते हैं, कम से कम बुरा महसूस तो नहीं होता ना। क्यों दुखी होती हो बहू? सफेद बाल ही तो है, कोई कैंसर की बीमारी तो नहीं है। अब से तुम्हें चूड़ियां बेचने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना? ओफो सासू माँ, आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, अभी आप यहाँ से जाइए। मेरे सफेद बाल निकालना हो जाएगा तो मैं हॉल में आ जाऊंगी। लेकिन तब तक मेरे पेट में चूहे कूदना तो बंद नहीं होगा। पहले तुम जाके राशन पानी लेकर आ जाओ, मैं खाना पकाती हूँ, खुद खा लूंगी और जो बचेगा वो तुम्हारे लिए रख दूंगी। अरे सासू माँ, मेरी परिस्थिति जानने के बाद भी आप मुझे बाहर भेजना चाहती हैं। मैं तुम्हारी परिस्थिति समझ रही हूँ, पर चूहे नहीं समझने वाले। ज्यादा देर रुक नहीं पाऊंगी, तुम ऐसे ही जाके जल्दी से ले आओ। अरे सासू माँ, जाके सामान लेके आना होगा, मेरे पास कोई अलादीन का चिराग तो नहीं है। हमारे घर के पीछे एक पुराना साइकिल रखा है ना, उसको लेकर जाओ। ऐसा कह के अनामिका को कुछ कहने का मौका ना देते हुए वहाँ से चुपचाप वो चली जाती है। अब अनामिका के पास कोई चारा नहीं था, वो 2-3 पके हुए बाल निकालती है। मेरे पेंशन आने से पहले मेरे सफेद बाल आ गए। जान पहचान के लोग, अनजाने लोग मेरे सफेद बालों को देखकर आंटी आंटी कहते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है। पता नहीं अब मैं क्या करूँगी। ऐसा कहकर वो एक साड़ी पहन के साड़ी के पल्लू से सर को ढककर सासू माँ जो हॉल में सोफे पे बैठी थी वहाँ जाती है। शारदा उसे देखकर आश्चर्य हो जाती है। ये क्या बहू, ऐसे पल्लू क्यों डाल रखा है? बाहर बहुत धूप है ना सासू माँ, मुझे बहुत गर्मी लगेगी। धूप वूप कोई वजह नहीं है बहू, साफ साफ कहो ना कि सफेद बाल देखकर लोग हंसेंगे, इसलिए किया है। इस तरह कहकर शारदा हंसने लगती है। ये देखकर अनामिका का चेहरा ओल जैसा लाल हो जाता है। अनामिका को गुस्सा आ रहा है, ये बात शारदा समझ जाती है और अपनी हंसी रोक देती है। फिर ज्यादा बात न करते हुए क्या क्या ला रहा है वो लिस्ट अनामिका को बताने लगती है। इस बीच अनामिका कहती है, सिर्फ इतना ही नहीं, सर का गोश्त और बोटी भी चाहिए आपको। क्या सफेद बालों वाली बहू, कैसी बात कर रही हो? ये कैसा लिस्ट दे रही है आप सासू माँ? हम बस 4 सदस्य हैं और आप जो लिस्ट दे रही है वो मृत्यु दिवस और जन्म दिवस के लिए पर्याप्त है। ये लो, और जो कह रही हूँ वो करो। अब अनामिका करती भी क्या, हाथ में एक बैग ली, पल्लू से अपने सर को ढकी और पास के ही किराने में सामान लाने के लिए अनामिका पैदल चली गई। तभी रास्ते में नारियल तेल का डब्बा लिए हुए कमला को देखती है। आओ सुमति, बालों में अगर नारियल तेल नहीं लगाया तो तुम्हारी हालत भी अनामिका जैसा होगा। जब वो ऐसा कह रही थी तभी देखती है कि अनामिका पल्लू से अपने सर को ढक के दुखी होकर उसी रास्ते से गुजर रही है। रुको अनामिका, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। अब तुम ही सुमति को बोलो, अगर वो बालों में तेल नहीं लगाएगी तो क्या होगा। ऐसा कह के वो अनामिका के सामने आके उसे रोक लेती है। साड़ी के पीछे से अनामिका को देखकर कमला हंसने लगी। अनामिका वहाँ से भागते हुए किराने की दुकान चली जाती है। वहाँ जाके वो दुकानदार को सामान का लिस्ट देती है। भैया जल्दी से ये सारे सामान दे दीजिए ना। मैं तुम्हारी दिक्कत समझता हूँ, तुम यहीं पे रुको, मैं जल्दी से सारा सामान लाके तुम्हें दे देता हूँ। उनके कहने के बाद अनामिका साइड में जाके साड़ी के पल्लू से अपने मुंह को ढककर खड़ी हो जाती है। आधे घंटे बाद लिस्ट के सारे सामान लेकर उसे कोई देख ना रहा हो, इस बात का ध्यान रखते हुए वो घर के तरफ भाग के आने लगती है। बीच रास्ते में करी पत्ता लेकर अमृता अनामिका को देखकर पहचान लेती है और उसे रोकती है। उसे देखकर अनामिका शर्मिंदा होती है, पर अमृता मुस्कुराती है। अनामिका, ये करी पत्ता ले लो, तुम्हारी सासू माँ ने ये करी पत्ते तुम्हारे लिए मंगवाए थे। अब तुम रास्ते में दिख गई तो तुम ही लेते जाओ। हंसते हुए वो वहाँ से चली जाती है। मनी मन अनामिका सासू माँ को खड़ी खोटी सुनाती है और पत्ते लेकर जाने लगती है। अमृता से पत्ते लेने के बाद अनामिका बहुत तेज चल रही होती है। जब वो जा ही रही थी तभी बीच रास्ते में एक आदमी शैम्पू बेच रहा था। वो आदमी अनामिका को पहचान लेता है और कहने लगता है, मैडम मैडम मैडम, आप अनामिका है ना? नहीं नहीं, मैं अनामिका नहीं हूँ। जब वो जाने लगी तो वो आदमी अनामिका के सामने आके खड़ा हो गया और उसे रोकने लगा। अरे सुनिए सुनिए, अब झूठ क्यों बोल रही है? जो भी अपने सफेद बालों को छुपाने के लिए अपने सर में पल्लू रखा हो वही मेरी बहू है, ऐसा आपकी सास ने कहा है।
अब तक आप ही ने बस अपने सर को पल्लू से छुपा रखा है, मतलब आप ही अनामिका है। ये सब सुनकर अनामिका आग बबूला हो जाती है। मनी मन शारदा के लिए उसको बहुत गुस्सा आ रहा होता है। शैम्पू वाले से शारदा के बारे में सुनने के बाद वो उसे पैसे देती है। फिर अनामिका घर पहुंचती है। घुसते ही वो पहले शारदा को ढूंढने लगती है। तब तक शारदा एक कटोरी भर के काला पदार्थ लेकर आती है। जैसे ही शारदा उसके पास आती है, वो गुस्से से चिल्लाने लगती है कि सभी को उसके सफेद बालों के बारे में बताने की क्या जरूरत थी। शारदा कोई जवाब नहीं देती है, वो मुस्कुराती है और वो काला कटोरी उसके हाथों में दे देती है। सासू माँ, ये सब क्या है? काला कोयला का जूस, इसे लगा लो। तुम्हें बाहर के केमिकल वाले डाई लगाने से डर लगता है ना, तो इसीलिए है, लगा लो। ऐसा कहकर शारदा अनामिका के हाथ से सारा राशन का सामान लेके किचन की तरफ चली जाती है। इसी तरह दिन निकल रहे थे। अब अनामिका की आदत हो चुकी थी हर दिन सुबह सुबह अपने सफेद बालों को निकालने का। हर दिन सुबह सुबह उठ के अपने सफेद बालों को वो हटाया करती थी ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर। ऐसा करते करते अब अनामिका को गंजापन आ जाता है। तभी एक दिन जब अनामिका ने खुद को शीशे में देखा तो वो बहुत परेशान हो गई और इधर अनामिका को टकला देखकर शारदा, प्रसाद और बाकी सभी लोग हंसने लगते हैं। कहानी अगर पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। रामनाथपुर गांव में एक मिट्टी के घर में अनामिका के पिताजी संजीव अकेले रहते थे। हाथों से बने मिट्टी के खिलौने लेके पत्नी सुलोचना की तस्वीर जो कि दीवार पे टंगी थी उसके सामने आके, देखा सुलोचना, हमारी बेटी जब यहाँ थी उसने अपने हाथों से ये मिट्टी के खिलौने बनाए थे। ये अच्छे हैं ना? आज तक जो मैंने कमाए वो मेरे बेटी के लिए मैंने सब जमा करके रखा है। आज मैं अपनी बेटी और उसके बच्चों से मिलने जा रहा हूँ। फिर उन मिट्टी के खिलौनों को बड़े ध्यान से वो बैग में रखते हैं और उस बैग को कंधे में लेके दरवाजे पे ताला लगा के वो निकल जाते हैं। उधर ससुराल में अनामिका बड़े उदास होकर घर के बाहर बैठी हुई थी। ठीक उसी वक्त उसके बच्चे भाव्या और हरीश उसके पास आते हैं। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे जल्दी से कुछ खाने दो ना। ऐसा है क्या? दादी अभी किट्टू के दुकान गई है सामान लाने के लिए। जैसे ही वो लौट कर आएगी मैं तुम दोनों के लिए अच्छे से खाना पकाऊंगी। तब तक एक काम करो, तुम दोनों जाके बाहर खेलो, ठीक है? ऐसा कहने पे हरीश अपनी बहन भाव्या को लेकर वहाँ से चला जाता है। तब तक शारदा एक झोला चावल और घर के जो जो जरूरतमंद चीजें थी वो लेकर लौट आती है। इतना लेट हुआ सासू माँ? ये किट्टू बहुत परेशान कर रहा है, कह रहा है पहले का उधार मिटाओ तब जाके नया सामान दूंगा। मैंने बहुत विनती की तब जाके सामान दिया। ले जाओ सामान, ले जाके खाना पकाओ। फिर अनामिका कोई जवाब नहीं देती, चुपचाप सारा सामान लेके घर के अंदर के मिट्टी के चूल्हे के पास वो चली जाती है। वहाँ जाके वो खाना पकाने लगती है। उधर प्रसाद खेतों में खड़ा होकर देख रहा था कि उसकी फसलों को कीड़े खा रहे हैं। खेत के किनार से ये सब देखकर प्रसाद चिंतित होकर कहते हैं, ये फसल भी नष्ट हो गए। धरती माँ पे पूरा भरोसा था, पर अब तो जीना भी मुश्किल हो गया। रोने को मन करता है पर रो भी नहीं सकता क्योंकि भगवान ने मुझे इंसान बना के भेजा है। प्रसाद ये सब सोच ही रहे थे, तब तक प्रसाद का बेटा रमेश भी वहाँ पे आ जाता है और वो भी दुखी होकर कहता है, पिताजी चाहे आप कितना भी रो लीजिए कोई फायदा नहीं होगा, चलिए घर चलते हैं। मैं नहीं आऊँगा, फसलों के लिए जो उधार लिया था सोचा था इन्हें बेचकर चुका दूंगा, पर ये नहीं पता था कि इस बार भी फसल नष्ट हो जाएगा। मैं इस तरह मुंह छुपा के नहीं जी सकता। इसीलिए आप यहाँ पे बैठ के फसलों को नष्ट होते हुए देख रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। रमेश के कहने पर प्रसाद कोई उत्तर नहीं देते और चारों तरफ देखने लगते हैं। तभी उन्होंने पेड़ के पास रखा कीटनाशक का डब्बा देखा। वो कीटनाशक वो लेकर आए। ये कीटनाशक कीड़ों को मारने के लिए नहीं है, हम जैसे उदास परेशान लोगों का जीवन लेने में उपयोग होता है। ऐसा कहकर वो कीटनाशक पीने ही जा रहे थे। रमेश जल्दी से उस कीटनाशक के डब्बे को उनके हाथ से लेके दूर फेंक देता है। फिर बाप बेटा पेड़ के नीचे बैठ के एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगते हैं। फिर रमेश और प्रसाद आंसू पोंछते हैं। उन्हें लगता है यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। फिर वो घर जाने लगते हैं। उधर शारदा के घर पे अनामिका के पिताजी संजीव आए हुए थे। एक दूसरे से बातचीत करते हैं, फिर वो खाना खाते हैं।
भले ही वो परेशान थे, फिर भी मुस्कुराहट के साथ वो सब मिलके खाना खाए। बगीचे के बेंच पे बैठकर बातचीत करने लगे और चर्चा करने लगे कि अगर शहर गए तो वहाँ कूली का काम कर सकते हैं। संजीव को एहसास होने लगा कि उनकी बेटी उनसे और दूर जाने वाली है, इसीलिए जो मिट्टी के खिलौने लाए थे वो उन्हें दे देते हैं। बचपन के मिट्टी के खिलौनों को देखकर अनामिका उत्साहित हो जाती है। फिर उसे याद आता है कि उसे तो मिट्टी के खिलौने बनाने आते हैं। ये मिट्टी के खिलौने अभी भी है पिताजी? ये तो कुछ नहीं बेटा, तुम जब बड़ी हुई और गुस्से से मेरा एक शर्ट फाड़ दिया, वो भी रखा हुआ है। शादी के बाद तुमने अपना सारा कला अलग करके रख दिया, तुम फिर से उसे क्यों नहीं शुरू करती हो? मिट्टी के खिलौनों को देखकर अनामिका सोच में पड़ जाती है। फिर वो अपने पिताजी को देखती है। मैं ये तुम्हारे पास ले आया जब पता चला तुम्हारा परिवार कष्टों में है। खेत जमीन साथ नहीं दे रहा है, इस बात को लेकर दुखी मत हो। अपने मिट्टी के कला को बाहर ले आओ, सुंदर सुंदर मिट्टी के खिलौने बनाओ और उन्हें ले जाके बेचो। आजकल ये मिट्टी के खिलौने कौन खरीदेगा अनामिका? पिताजी ने जैसा कहा, हम बाहर जाके काम कर सकते हैं। दूसरी जगह जाने की आवश्यकता नहीं है। एक बार मेरी बात सुनिए। एक बार मिट्टी के खिलौने बनाकर मैं मेन रोड में बेच के देखती हूँ। हो सकता है हम पे तरस ही खाकर कोई आके उन मिट्टी के खिलौनों को खरीद ले। तुम्हें पिताजी से जाके कहो फिर। रमेश के कहने पर अनामिका प्रसाद के पास जाती है और अपनी बात बताती है। जिनसे हम उधार लिए हैं उनसे भागने के लिए हम गांव छोड़ के चले गए, ऐसा लोग कहकर बदनाम करेंगे। एक बार मुझे मौका दीजिए, मुझ पे भरोसा कीजिए पिताजी। उसकी बातें सुनकर प्रसाद तैयार हो जाते हैं। अनामिका बहुत खुश होती है। संजीव भी खुश हुए जानकर कि अब उनकी बेटी उनके पास ही रहेगी और फिर वो वहाँ से चले गए। फिर अनामिका मिट्टी को नरम करके उससे खिलौने बनाना शुरू करती है। फिर उन मिट्टी से अच्छे अच्छे खिलौने बनाती है और एक ठेले में रखकर गांव के मेन रोड में उसे बेचने के लिए ले जाती है। फिर एक जगह खिलौने के ठेले को लगाकर अपने हाथों में खिलौने उठाकर अनामिका कहने लगती है, मिट्टी के खिलौने बाबू, सुंदर सुंदर मिट्टी के खिलौने। घर के जिस कोने में रखेंगे वो कोना खूबसूरत दिखेगा। आइए बाबू, मिट्टी के खिलौने कम भाव में ले जाइए। इस तरह कहने लगती है। जो लोग अपनी गाड़ी से उस सड़क से गुजर रहे थे, अनामिका के खूबसूरत खिलौने देखकर उसके पास आते हैं। जिन लोगों को पसंद आया उन लोग अनामिका के पास गाड़ी रोककर खूबसूरत खिलौने खरीदने लगे। फिर हर दिन अनामिका घर का काम काज, खाना पकाने के बाद समय निकाल के मिट्टी के खिलौने बनाकर उसे बेचने लगती है। तभी एक दिन जब अनामिका सड़क पे खड़े होकर खिलौने बेच रही थी, सुदर्शन नाम का शहर का एक लड़का उसे देखता है। शहर में सुदर्शन का एक बड़ा सा आर्ट गैलरी था। वो अनामिका से बात करता है, उसे भारी रकम देता है और अनामिका के बनाए मिट्टी के खिलौने लेकर वो चला जाता है। उसी पैसों से अनामिका के परिवार के ऊपर जितना उधार था वो सभी लोगों को जाकर चुका देती है और इस तरह मिट्टी के खिलौने बेचकर अनामिका परिवार चलाने लगती है। ये स्टोरी अगर आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।